वक़ार रसूलवानी भी आ सकते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ रहे हैं आज़ाद साहब के। देखिए, जहाँ तक वक़ार रसूल वानी साहब का तल्लुक है, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हैं, मैं उस पे टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आज़ाद साहब के ख़ीमे के बीच पिछले ख़ासकर ये जो गुलाम अहमद मीर साहब का दौर था, इसमें तो हमने वो उनको ज़्यादा आज़ाद साहब के साथ ही देखा। और इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि जहाँ तक बनिहाल कंस्टिट्यूंसी का तल्लुक है, वहाँ आज़ाद साहब की बड़ी इज़्ज़त है उस कंस्टिट्यूंसी के बीच, उस इलाके के बीच। वो चिनाब वैली का एक हिस्सा है। तो वहाँ के लोग तो बिना किसी ज़ात के, बिना बरादरी के, वहाँ का हिंदू हो, मुसलमान हो, वो हमने देखा आज़ाद साहब के टूर में कि वो कतारों में आज़ाद साहब के इंतज़ार के लिए घंटों से खड़े थे। हर मज़हब के लोग खड़े थे वहाँ। तो जहाँ तक लगता है कि चिनाब वैली में 100% स्वीप होगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मसूद चौधरी साहब, जो कि लगातार 18 साल कांग्रेस में रहने के बाद जो है आज़ाद समर्थन में कांग्रेस से इस्तीफ़ा देकर आज़ाद टीम का एक हिस्सा हैं और रजौरी पुंछ से बिलोंग करते हैं, से बातचीत करते हैं। मसूद साहब, क्या कुछ कारण रहे आपने अपनी ज़िंदगी के कीमती 18 साल कांग्रेस को देने के बाद जो है आज़ाद साहब का समर्थन किया? देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि कांग्रेस एक पुरानी जमात थी और इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी की कुर्बानियाँ भी हैं। चाहे वो इंदिरा गांधी की शक्ल में कुर्बानियाँ हों और राजीव जी की शक्ल में कुर्बानियाँ हों, इस देश के लिए कुर्बानियाँ हैं। और एक सेकुलर चेहरा जो था वो कांग्रेस का इस देश को था। लेकिन पिछले कुछ सालों से, जब से कांग्रेस की ये नई नई क़यादत आ रही है, तो उसमें देश के बीच भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए इस वक्त कोई भी जमहूरी देश हो, उसके बीच एक अपोजिशन जो है वो हेल्थी अपोजिशन की ज़रूरत है। वो हेल्थी अपोजिशन, सोनिया जी की तो सेहत भी ख़राब है, उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, तो वो राहुल गांधी जी उसको डिलीवर नहीं कर सके, जिसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस दिन ब दिन कमज़ोर होती गई, बहुत कम सीटों पे आती गई। 50 पे आके सिमत हो गई, 44 पिछली बार हुए, 50 सीटों पे इस बार आके कांग्रेस सिमत हो गई। यूपी के बीच नहीं कर सके, कोई दो ही राज्य जो हैं वो रह गई कांग्रेस के पास। और यहाँ भी जम्मू कश्मीर के बीच भी कांग्रेस का जो बड़ा चेहरा थे, जो कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक गैर मुतनाज़ा चेहरा थे, वो गुलाम नबी आज़ाद थे। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी हाई कमांड ने जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जिसको बाद में 23G का भी कहा गया, चिट्ठी लिखी थी कि ये कांग्रेस के बीच तब्दीली लाने की ज़रूरत है। सिर्फ ट्विटर तक कांग्रेस महदूद मत रखो, सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद मत रखो। तो उन चीज़ों के ऊपर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कोई भी जो डिसीजन होता था वो नीचे ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जाता था। तो वक़्त की ज़रूरत थी और गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने भी सारे साथियों ने मिलकर फ़ैसला किया कि इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर बड़ी मुश्किल दौर से गुज़र रही है। हवा हम यहाँ का नौजवान देखें कि वो बेरोज़गारी और कसम पुरसी की हालत में, बेरोज़गारी जो है वो पहले से कई गुण ज़्यादा जो है वो बढ़ रही है, बल्कि उसका नतीजा ये निकलता है कि या तो नौजवान ड्रग्स की तरफ जाएगा या ख़ुदकशी की तरफ जाएगा। इस वक्त ज़रूरत थी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसा स्टालवार्ड आदमी को इस रियासत की क़यादत संभाले, ताकि लोगों के जो दरीना मसाइल हैं, जो 2.5 साल में आज़ाद साहब का कार्यकाल था, वो भी काम आज तक रुके हुए हैं। एक सेकुलर चेहरा जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, गुजर, राजपूत, पहाड़ी, कश्मीरी सबको मिले, ताकि इस रियासत की क़यादत हो सके। मसूद साहब, चिनाब वैली की अगर हम बात करें, भरपूर जो सहयोग है वो आज़ाद साहब को मिल रहा है। वहीं पीर पंजाल की अगर बात करें, वहाँ से भी काफ़ी सारे चेहरे जो हैं आज़ाद समर्थन में जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन आवाज़ उस तरह से नहीं उठ पा रही है जिस तरह से चिनाब वैली से आ रही है। मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद बिना किसी की पार्टी के नाम के ऊपर, बिना ओहदे के नाम के ऊपर गुलाम नबी आज़ाद साहब ना इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला हैं, ना गुलाम नबी आज़ाद साहब मेंबर पार्लियामेंट हैं, ना लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, ना ही यूनियन मिनिस्टर हैं। उसके बावजूद भी कोई भी ओहदा सरकार में ना होते हुए भी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कांग्रेस से रिज़ाइन करके गुलाम नबी आज़ाद साहब भी आए, अभी तक उनके पार्टी जो है
वो भी ना बनने के बावजूद भी मेरे ख्याल में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद रियासत जम्मू कश्मीर का वाहिद लीडर गुलाम नबी आज़ाद होगा, जिसके जलसे हज़ारों की तादाद में आपने देखे कि वो लोगों ने अटेंड किए हैं। खवा वो जम्मू के जलसे की बात करें, चनाब वैली की बात करें, अनंतनाग के जलसे की बात करें, बारामूला की बात करें, जो आपने कहा पीर पंजाल का जहाँ तक जिक्र किया, पीर पंजाल के बीच एक तो ये जो बरसात का मौसम है, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ के गुजर हों, वहाँ के पहाड़ी हों, वो लोग डोकू बैकू में गए हुए थे, नंबर एक। नंबर दूसरे, हमारा गुजारा जो है वो सारा फसल के ऊपर होता है। तो ये सीज़न जो है ये घास कटाई और फसल का सीज़न भी था। इसमें मैक्सिमम लोग जो थे उलझे होते, जिसमें आज़ाद साहब ने पार्टी बनाने के बाद का प्रोग्राम रजौरी व पुंछ का रखा है। तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह रजौरी पुंछ से वहाँ की आवाम जो है वो बॉर्डर का सामना भी करती है, अरार पार की गोली का सामना भी करती है, गुर्बत का सामना भी करती है, वहाँ फाका कशी का सामना भी वहाँ की आवाम करती है। अभी डिलिमिटेशन हाल में हुई, आधा जो ज़िला रजौरी था वो अनंतनाग कंस्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री के साथ लगाया गया, आधा ज़िला जो है वो जम्मू के साथ लगाया गया। ये इस तरह की जो कुछ नाइंसाफ़ियाँ हैं, बॉर्डर ज़िला होने के, रजौरी पुंछ बॉर्डर ज़िला होने के बावजूद भी, तो मेरे ख्याल में लोगों के सामने आज़ाद साहब के बिना कोई भी और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो बड़ी बात है कि तो 2.5 साल का जो उनका रियासत जम्मू कश्मीर का बैसियत चीफ मिनिस्टर हो या यूनियन मिनिस्टर हेल्थ रहे हों, वो किसी भी आदमी ने यहाँ पे हेल्थ की तरफ तवज्जो नहीं दी। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 5 मेडिकल कॉलेज यहाँ पे दिए। उन्होंने जम्मू को एज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एम्स दिया, कश्मीर को एम्स दिया, रजौरी में ख्वाब में भी नहीं आदमी सोच सकता कि रजौरी में कहीं या कठुआ में मेडिकल कॉलेज होगा। हमारे माएँ बहनें बीमार हो जाती थी, या पहाड़ियों से कोई घास कटाई में बंदा गिर जाता था तो उस बेचारे को जम्मू पहुंचने तक पहले ही उसकी मौत हो जाती थी। आज रजौरी में मेडिकल कॉलेज है। ये सिर्फ़ और सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है और किसी की नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि रजौरी पुंछ से एक अच्छा पीर पंजाल के एरिया से चनाब वैली के नज़दीक एक अच्छा रिस्पांस जो है वो इंशाल्लाह गुलाम नबी आज़ाद साहब के तईं लोगों की हमदर्दी का, लोगों के तामन का जो है वो सामने आएगा। आज़ाद साहब पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, जिस तरह से उनको भारतीय जनता पार्टी टीम का ए पार्ट जो है वो कहा जाता है, डर लगता है कि लोगों में इसका एक गलत मैसेज आएगा, लोगों में इसका क्या रिस्पांस आएगा? देखिए, यहाँ पे जिस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, तो उस वक्त भी जो पुरानी पार्टियाँ थी उन पार्टियों ने एलिगेशन लगाया कि ये अडवाणी की पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है। तो बाद में वही लोग कहने लगे कि नहीं हम नेशनलिस्ट हैं। लेकिन मुफ्ती साहब का जो है कार्य जो है वो सॉफ्ट है। कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने, जो हार्डकोर लोग थे उनके लिए, या जिस तरह भी आप समझ लें, उन्होंने कहा कि उनका कार्नर जो है वो और तरह का है बनिस्बत नेशनलिस्ट जमातों के। वो वक्त भी गुजरता गया। लेकिन इस तरह जो भी नई पार्टी अगर रियासत जम्मू कश्मीर के बीच बनेगी, मैं तो समझता हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियाँ बनेंगी उतना कंपटीशन ज़्यादा होगा, उतना जमहूरी निज़ाम जो है उसमें लोगों को बेनिफिट होगा। जितना मुकाबला होगा, जितना कंपटीशन होगा, पार्टियों का कंपटीशन होगा, इलेक्शन में कैंडिडेटों का कंपटीशन होगा, उतने सड़क, पानी, बिजली और रोज़गार जो है उसमें लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब को टैग किया जाता है राज्यसभा में, जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इस देश के हैं, उन्होंने वहाँ पर जो तारीफ़ की कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो जब चीफ़ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के और मैं गुजरात का चीफ़ मिनिस्टर था, उस वक़्त यहाँ बस के अंदर ग्रेनेड फेंका गया, कुछ लोग मर गए। तो जाहिर है कि चीफ़ मिनिस्टर जो यहाँ का मकामी चीफ़ मिनिस्टर है या गुजरात के जहाँ के वो यात्री आए हुए थे, तो उनका आपस में आज़ाद साहब के साथ रब्ता नरेंद्र मोदी ने बैसियत चीफ़ मिनिस्टर गुजरात किया कि वहाँ लोग मारे गए। तो आज़ाद साहब को लाशें सामने थी, किसी का बाजू नहीं था, किसी का कुछ नहीं था, तो वो उसमें लगे हुए थे। वो वाक़या याद कराया नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर कि गुलाम नबी आज़ाद साहब इस देश के बेगुनाह लोग, अगर वो कोई भी कहीं मारा जाता है, वो सिविलियन हो, वो आर्मी का हो, वो फ़ौज का हो, वो कोई भी हो, उसके लिए दर्द दिल रखते हैं। तो उस वाक़े को ये लोग जोड़ रहे हैं इस चीज़ के साथ। मेरे ख्याल से इस किस्म की कोई बात नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी जो होगी वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के तईं यहाँ के डेवलपमेंटल एजेंडे पे होगी,
यहाँ के रोज़गार पे एजेंडे पे होगी, और ख़ासकर जो रियासत जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस जो सबसे बड़ी रियासत थी, बाहर का कोई भी ममालिक अगर होगा, आप हिंदुस्तान से बाहर निकल जाएं, किसी भी ममालिक में पूछेंगे कि आप भारत की किस जगह को जानते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई कंट्री ऐसा नहीं होगा जो या तो दिल्ली को जानता होगा, वो राजधानी है, तो या जम्मू कश्मीर को, और किसी राज्य को बाहर कोई नहीं जानता होगा। तो उतनी पुरानी रियासत को जो इंटरनेशनल तौर पे फेम था, जो इलाका यहाँ की खूबसूरती की वजह से, जो जम्मू कश्मीर एक कुदरत की तरफ से एक ये जन्नत है, तो उस खूबसूरती की वजह से जो जम्मू कश्मीर एक फेमस होने के बावजूद भी यहाँ की रियासत को यूटी बनाया गया। हमने यूटी से रियासतें बनती देखी, लेकिन रियासत से यूटी बनती कभी नहीं देखी। तो इस वक्त ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर को एक फुल फ्लैज रियासत का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों का रोज़गार जो है, जो दिन ब दिन लोगों के नौजवानों के जहन में वहम हो रहा है कि हमारा रोज़गार यूपी वाले, पंजाब वाले, हरियाणा वाले ले जाएंगे, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। यहाँ के लैंड का है, पहले लोगों के पास बहुत थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, और अगर 10-15 साल आगे गुजर जाएंगे, जनरेशन आगे चलती जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को मकान के लिए भी ज़मीन बचेगी। वहाँ बाहर का कोई आदमी यहाँ पर आके ज़मीन ख़रीदे तो वो यहाँ के लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। तो यहाँ के लैंड का, रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ करना जो है, ये रियासत का दर्जा दिलाना जो है, इन चीज़ों की तरजीह जो है वो गुलाम नबी आज़ाद हैं, और इन चीज़ों की ज़रूरत रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को है। इसलिए रियासत जम्मू कश्मीर की मजबूरी है कि जिन तरजीहात पर गुलाम नबी आज़ाद काम कर रहे हैं, जो उनका मंशूर है, जब मकसद उन्होंने पार्टी बनाने से पहले जम्मू के जलसे में, सैनिक फारम में, उन्होंने कहा कि मेरा पहला जो मुद्दा है वो ये है कि यहाँ फुल फ्लैज स्टेट हो, यहाँ का जो लैंड है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो, और यहाँ के रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ हो। इसलिए गुलाम नबी आज़ाद साहब मजबूरी हैं। बाकी अपोजिशन पार्टी तो हर किस्म के इल्ज़ाम लगाती है। बिल्कुल। मसूद साहब, जिस तरह से एक स्टेटमेंट आया था आज़ाद साहब का कि 370 पे जितनी भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी सियासत करती हैं, सब झूठ बोलती हैं, 370 कभी वापस नहीं आ सकता है। आप एक एडवोकेट हैं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में केस है, फिर कैसे वो कह सकते हैं कि 370 वापस नहीं आता है, आ सकता है? देखिए, आज़ाद साहब ने इस नज़रिए से कहा कि यहाँ 370 के जाने के बाद एक इलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर में, वो हुआ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, डीडीसी मेंबर्स का भी हुआ। तो उस वक़्त जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं, उन्होंने डीडीसी के इलेक्शन में हर जगह उनके जो लीडर हजरात थे, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आपको 370 वापस दिलाएंगे। ये पता होते भी कि 370 का इशू जो है वो सब जुडाइस है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और ये भी पता होते हुए कि हिंदुस्तान के बीच इस वक्त जो रूलिंग सरकार है, उसने 370 छीना है, वो वापस नहीं दे सकती है। और ये भी देखते हुए कि देश के बीच जब वोटिंग हुई है तो 85% वोट जो है, 86% वोट 370 के हक़ में गया, पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और 14% वोट जो था वो 370 के हक़ में। उस पार्लियामेंट से कोई तवक्का नहीं हो सकती कि वो पार्लियामेंट यहाँ 370 वापस देगी। सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का तलक रहा, ये देश जो है, इस देश का सबसे बड़ी चीज़ जो है इस देश की, वो यही है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और जमहूरी देश की एक निशानी है, और मेरे ख्याल में दुनिया में हिंदुस्तान की जुडिशरी जो है उस पर एतमाद किया जाता है, और ख़ासकर हम हिंदुस्तान के जो रहायशी हैं, हम जुडिशरी पर यकीन करते हैं। आज नया एक स्टेटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि दशहरा की छुट्टियों के बाद, आपने भी सुना होगा कि उसके बाद 370 की सुनवाई की जाएगी, लेकिन वो सब जुडाइस है, उसका फ़ैसला कोर्ट के बीच होगा। वो पब्लिक के बीच ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, मैं पार्लियामेंट से छीन के दूंगा। यहाँ आपने सुना होगा अटानमी का नारा कई साल चला, जब जब इलेक्शन आता रहा तब तब कहा जाता रहा कि अटानमी आएगी। यहाँ पर आपने सेल्फ रूल का भी सुना। आज अटानमी और सेल्फ रूल वो पार्टियाँ बहुत पीछे छोड़ गई। आज उनका वो एजेंडा नहीं रहा कि नहीं हम आपको अटानमी देंगे, हम आपको सेल्फ रूल देंगे। इसलिए आज़ाद साहब ने कहा कि जो पार्टी यहाँ पर रोज़गार देने के बजाय, यहाँ के अस्पताल देने के बजाय, यहाँ पर बिजली देने के बजाय, आज भी सड़कों की खस्ता हाली है, बहुत बुरा हाल है सड़कों का आज भी। बल्कि इवन जहाँ पर जो लोग इन्हीं रीजनल पार्टियों के लोग बन के
अब उनका हक बनता था, उन्होंने वोट लिए, वोट लेके बने। आज इलेक्शन को देखते हुए वो कह रहे नहीं जी हम फलां जगह सड़क देंगे, फलां जगह देंगे, फलां जगह देंगे, आपने हमें डीडीसी बना दिया, आपने हमें सरपंच बना दिया, आपने ये बना दिया, वो बना दिया। जो पीछे वोट लिए उन चीज़ों को भूल गए कि उस वक्त 370 का नारा दे के भी यहाँ से वोट लिए थे, डेवलपमेंट का नारा दे के वोट लिए थे, लेकिन डेवलपमेंट हुई कहाँ? यही सैलाब, एक सैलाब आया है, इसमें मुझे नहीं लगता कि जितना रूरल एरिया है वहाँ पर एक भी सड़क फंक्शनल होगी। स्कूल है, बिल्डिंग नहीं है, हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर स्टाफ नहीं है। उन चीज़ों के नारे क्यों नहीं लगा रही हैं इस वक्त रीजनल पार्टियाँ? गुलाम नबी आज़ाद साहब का कहना ये था कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, पार्लियामेंट से छीन के लाने की पोजीशन में हम नहीं है कि पार्लियामेंट से आ जाए, ना ही पॉसिबल हो सकता है। अगर कल वहाँ पर अक्सरियत में 2/3 मेजॉरिटी के बीच कोई पार्टी आए, वो एक ख्वाब है, लेकिन अगर आएगी भी तो वो फैसला तो पार्लियामेंट में करना है ना। हमारी रियासत के तो 6 ही जाएंगे ना पार्लियामेंट में, 6 आदमियों ने थोड़ा लाना है। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक सच्ची बात कही, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद का दूसरा नाम डेवलपमेंट है, तरक्की है। उन्होंने कहा कि भाई हम इन मुद्दों की तरफ क्यों नहीं लड़ते? हम यहाँ का नौजवान बेकसी की हालत में जी रहा है, बाप के पास देने के लिए कपड़े नहीं होते, बाप के पास बेटे को स्कूल भेजने के लिए जूते नहीं होते, उसके पास बैग नहीं होता, तो बड़ी मुश्किल से पढ़ाता है। या फिर ये कहेगा कि जब 10वीं पढ़ने के बाद कहेगा चल बेटा मैं भी मजदूर था, तू भी रोड पर मजदूरी कर। तो रोज़गार की तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? यहाँ ज़रूरत थी इस वक्त, हमने कहा। और ये हालात को अगर देखा जाए, रजौरी पुंछ के हालात को देखा जाए, यहाँ पे डोगरा अरेंजमेंट बनी, यहाँ पे सिख अरेंजमेंट बनी, तो मेरे ख्याल से रजौरी पुंछ के लोग जो हैं वो निहत्ते, चाहे 65 हो, चाहे 1971 हो, चाहे 1990 की मिलिटेंसी हो, उन्होंने निहत्ते वहाँ पर बिना बंदूक के बॉर्डर के ऊपर जंगें लड़ी। क्यों नहीं हक बनता कि वहाँ पर एक गुज्जर और पहाड़ी अरेंजमेंट बनाई जाए? क्यों नहीं हक बनता कि जो पहाड़ी लोगों के ऊपर रहने वाले लोग हैं, जिनको कोई सोर्स नहीं है, वहाँ पर भर्तियाँ कराई जाएं? तो जाहिर है कि उस चीज़ों से रोज़गार निकलते हैं, उस चीज़ों से लोगों की बेकसी दूर होती है, मुफलसी दूर होती है, हर घर में चिराग जलता है। और हमारी इंशाल्लाह ये कोशिश होगी कि हमारा मुद्दा, हमारी पार्टी का मुद्दा यही रहेगा कि हर घर के बीच रोज़गार हो, हर घर में नौजवान जो उसको नौकरी मिले। हम लोगों को 370 अटानमी या इस चीज़ के नाम पर, सेल्फ रूल के नाम पर लोगों को कब तक करेंगे? यहाँ हज़ारों बेवा हो गई औरतें, यहाँ पर हज़ारों नौजवान यतीम हो गए, बल्कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं हुए, देश के बीच भी हो गए। जो लोग यहाँ पर आके बाहर के सिक्योरिटी एजेंसीज के थे, वो लोग भी बेकसूर थे, और जो यहाँ पर मारा गया वो भी बेकसूर मारा गया। मारा कौन जाता है? मारा गरीब जाता है, मारा बेरोजगार जाता है। चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग जो हैं, उनका क्यों नहीं कोई मारा जाता? वो तो आराम से लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, पॉलिटिकल लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन जो गरीब कल भी गरीब था, आज भी गरीब है, वो आज की डेट के बीच भी गरीब है। तो उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बेरोज़गारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त मजबूरी है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसा विजनरी आदमी जो है वो इस रियासत की क़यादत संभाले। और मैं एक इसमें आपके इस चैनल के माध्यम से एक चीज़ और भी कहूँगा कि आपने 2.5 साल गुलाम नबी आज़ाद साहब के भी देखे, आपने 70 साल बाकी पार्टियों के भी देखे। ये एक सुनहरी मौका है। एक वक्त गुलाम नबी आज़ाद का दोबारा अगर इस रियासत जम्मू कश्मीर को 5 साल के लिए मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि जो 2.5 साल उन्होंने 70 साल पे बारी कर दिए, जितना भी ये टर्माइल स्टेट में आया है, वो यूटी बनने के बाद आया, वो 370 के जाने के बाद आया, वो हालात ख़राब होने के बाद आया। इस टर्माइल को, मेरे ख्याल से इस गैप को पूरा सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब कर सकते हैं, क्योंकि एक वो विजनरी शख्सियत है। मुझे साहब, जिस तरह से आज़ाद समर्थन में जितने भी लोग हैं, लीडर्स हैं, चाहे गुलाम सरोड़ी साहब की अगर हम बात करें, उनका भी एक स्टेटमेंट आया, सिर्फ कांग्रेस पे ही निशाना जो है वो साधा जाता है, भाजपा की कहीं पे बात ही नहीं होती है, भाजपा की कहीं चर्चा नहीं होती है। कांग्रेस वाले आज़ाद समर्थन में जितने लोग हैं उन पे चर्चा करते हैं या आज़ाद साहब पे सीधा निशाना साधते हैं। तो भाजपा रूलिंग में है, भाजपा के खिलाफ बोलने में मतलब क्या डर लगता है? इसलिए कि अभी तक गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्टी की तख्लीक नहीं दी, पार्टी का झंडा और पार्टी का नाम बाहर नहीं आया। जब पार्टी का झंडा और पार्टी का नाम बाहर आएगा, उस वक्त वो फील्ड में जाएगा, वो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में उस वक्त कैंपेन होगी।
अभी हमारा मंशूर जो है पार्टी का वो बाहर नहीं आया। तो इसलिए ये तो अभी कांग्रेस से जो लोग निकले हैं, अभी तो एक घर के इर्द गिर्द ही हम लोग हैं। बीजेपी की अपोजिशन का वक्त उस वक्त आएगा, ये रीजनल पार्टीज़ का उस वक्त आएगा जिस वक्त हमारी पार्टी का मंशूर और झंडा सामने आएगा। अभी तो वो स्टेज नहीं आया है। अभी तो यहाँ कुछ लोग, जाहिर है कि एक घर के बीच जब एक बाप के अगर 3-4 बेटे हों, उनमें से भी किसी ने अलग मकान बना दिया या उनको हिस्से करके दिए जाते हैं, तो कुछ दिन झगड़ा उनका चलता रहता है। कुछ दिन, क्योंकि वो एक घर में इकट्ठे रहने के आदी थे, एक प्लेट में खाने के आदी थे, तो एक डिवीज़न हुई है। तो उसमें थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ गर्मा गर्मी जो है ये होती रहती है कांग्रेस के बीच। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो बचा कुछ भी नहीं है। जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में सांस डाल सके, जब देश में डालने वाला नहीं रहा है कोई, राहुल गांधी का विजन उस हद तक नहीं है कि देश की कांग्रेस को वो जिंदा कर सके दोबारा। आपने खुद देख लिया पिछले 7-8 सालों के अंदर, या स्ट्रांग अपोजिशन देश को दे सके। उसी तरह जम्मू कश्मीर के बीच भी कांग्रेस के स्टालवार लोग जो थे, वो चाहे यंग जनरेशन के लोग थे या पुराने लोग थे, वो सारे सब के सब जो थे वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ हालात को देखते हुए अलग हो गए। तो ये अभी तक तो लोग अभी अभी कांग्रेस से निकले हैं कुछ लोग, पिछलों को भी दुख है कि ये लोग चले क्यों गए। तो जाहिर है उन्होंने पीछे से भी पत्थर शत्थर मारने हैं थोड़े बहुत कि ये लोग चले क्यों गए हैं। कुछ और इंतजार में होंगे जब पार्टी। तो रिप्लाई आगे वालों ने भी करनी है, रिप्लाई तो करना है, इसको काउंटर कहा जाता है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि बीजेपी की मुखालफत नहीं हुई या रीजनल पार्टी की नहीं हुई, वो स्टेज आएगा जिस वक्त आज़ाद साहब का मंशूर, पार्टी का निशान और पार्टी का नाम पब्लिक डोमेन में आएगा। उसके बाद जाहिर है कि हमने अपना एजेंडा लेके चलना है, हमने अपनी पार्टी का एजेंडा लेके चलना है, अपनी पार्टी का निशान और अपनी पार्टी का संविधान लेके चलना है। कांग्रेस के और बाकी लीडर्स के साथ भी बात चल रही होगी जो अभी कतार में होंगे, भाई कब पार्टी लॉन्च होगी और हम भी इसका हिस्सा बनेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त भी आज़ाद साहब के भी और आज़ाद साहब के खीमे के राब्ते में भी हैं। और जहाँ तक रजौरी पुंछ का तल्लक है, रजौरी पुंछ से भी काफ़ी लोग जो हैं वो आने वाले हैं। थोड़ा वहाँ पर ये कोई छोटा सा इशू है बना हुआ है जिसकी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है कोई मसला हल करे। मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर का टूर भी है, वो भी कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ है, लोगों के, लोकल लोगों की कुछ चीज़ों से। तो उसके बाद मुझे लगता है कि रजौरी पुंछ से भी जो लोग रहे हुए हैं, हमें तो क्या है, क्योंकि राब्ते में भी बहुत सारे लोग उनमें से हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के खीमे के। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी फोर्स, बड़ी जमात जो है ये बन के सामने आएगी। वकार रसूलवानी भी आ सकते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहे हैं आज़ाद साहब के। देखिए, जहाँ तक वकार रसूलवानी साहब का तल्लुक़ है, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आज़ाद साहब के खीमे के बीच पिछले ख़ास कर ये जो गुलाम अहमद मीर साहब का दौर था, इसमें तो हमने उनको ज़्यादा आज़ाद साहब के साथ ही देखा। और इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि जहाँ तक बनाड़ कंस्टिट्यूंसी का तल्लुक़ है, वहाँ आज़ाद साहब की बड़ी इज़्ज़त है उस कंस्टिट्यूंसी के बीच, उस इलाके के बीच, क्योंकि वो चनाब वैली का एक हिस्सा है। तो वहाँ के लोग तो बिना किसी ज़ात के, बिना बरादरी के, वहाँ का हिंदू हो, मुसलमान हो, वो हमने देखा आज़ाद साहब के टूर में कि वो कतारों में आज़ाद साहब के इंतज़ार के लिए घंटों से खड़े थे, हर मज़हब के लोग खड़े थे वहाँ पर। तो जहाँ तक लगता है कि चनाब वैली में 100% स्वीप होगा, आज़ाद साहब के हक़ में जाएंगे लोग, वो बिना किसी ज़ात बरादरी के, बिना कौम के वहाँ पर आज़ाद साहब के साथ जाएंगे। तो वकार साहब का जहाँ तक तल्लुक़ रह गया, उनका अपना ज़ाती फ़ैसला है, दावत देंगे कि जनाब यहाँ तो रास्ते सबके लिए खुले हैं। रास्ते जब नई पार्टी कोई बनती है तो सबके लिए रास्ते खुले हैं, कोई भी आएगा उसके लिए रास्ते खुले हैं। आज भी एक नई डेवलपमेंट हुई है, बलवंत सिंह मनकोटिया को भी आम आदमी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है, अगर वो भी आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। जहाँ तक उधमपुर, कठुआ और जम्मू का तल्लुक़ रह गया, या रजौरी पुंछ का, बहुत सारे चेहरे हैं जो अभी तक सामने पिक्चर में नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, या मेरे सामने जिन लोगों की बात भी आगे हुई है, मेरे सामने बहुत सारे चेहरे हैं, स्टालवार चेहरे। मैं कठुआ से शुरू करूँगा, मैंने इशारा आपको दिया है, चाहे उसमें कठुआ हो, चाहे उसमें उधमपुर हो, तो चाहे रजौरी पुंछ हो या जम्मू, चौधरी लाल सिंह, तो कोई भी हो, लेकिन स्टालवार कुछ चेहरे जो हैं वो इस वक्त राब्ते में हैं। और पार्टी बनने के बाद वो चेहरे जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सामने आएंगे। क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए?
हमारा यही है कि इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, क्योंकि मैं छोटा वर्कर हूँ, मैं ग्राउंड का आदमी हूँ, तो बड़े कठिन इलाका से मैं तलक रखने वाला आदमी हूँ। मेरी गुजारिश होगी कि इस वक्त के ख़ासकर नौजवान तबके को कि आपने नस्ल ब नस्ल वोट डाले हुए हैं, उन पार्टियों को वोट डाले जिन्होंने सिर्फ आपका इस्साल किया, कभी 370 का नाम दिया, कभी 98 का दिया, कभी सेल्फ रूल का दिया, लेकिन आपके रोज़गार का नारा कभी नहीं दिया, आपकी बेरोज़गारी कभी नहीं। आपको एक बावली पर से, रास्ते पर से चला चला के इन लोगों ने आपके जो थे पाँव के जूते आपके घिस गए। तो आप लोग अपने रोज़गार के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद ज़रूरी है, रियासत जम्मू कश्मीर की मजबूरी है। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मसूद चौधरी साहब, आज़ाद समर्थक हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज़ अमरडांग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।